हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शशि शर्मा पीएचडी यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, तो कि भाई कौन कौन सी पार्टी हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और उनकी ज़रूरत उनको क्यों होती है, क्या उनकी नीड्स हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। देखिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, ये तो हमने पढ़ा था कि भाई वो कंप्लीट होनी चाहिए। मतलब उसमें जो डाटा है वही प्रेजेंट किया जाता है, ये सब हमने पढ़ा था। अब क्वालिटेटिव इंफॉर्मे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए क्वालिटी वाइज। एक तो होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी होती है 1000 2000 इस टाइप से होती है। अब ये है क्वालिटी कि भाई पूरी है कि नहीं है, ठीक है, विश्वास करने योग्य है कि नहीं है, टाइम पे उसको प्रेजेंट किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है, कंपेयर उसका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं जो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, ये हमें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट है आपका इसमें रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी माने क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है कि विश्वास उस पर किया जा सके, ठीक है। अब हम किसी चीज पर विश्वास कब करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, उसके लिए प्रूफ होगा कि भाई आज मैं कहाँ था, आज मैं कल मैं दिल्ली में था। अब कैसे प्रूफ करेंगे हम, या तो हमारा कोई गवाह होगा, किसी फ्रेंड के साथ गए होंगे, या हमारे पास टिकट होगी जिससे हम गए थे वहां पे, हमने आजकल तो फोन ले रखे हैं तो फोटो कैप्चर की होगी, तो हमारे पास प्रूफ होगा ना। मतलब हमने जो बात कही है हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रिलायबिलिटी है, ठीक है। तो चलो आगे डिस्कस करते हैं इसको। तो इसमें ये कह रहा है reliability implies that the information must be factual and verifiable। तो इंफॉर्मेशन जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, वो फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्ट पे बेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी इसमें लिख दिया, फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। और वेरीफाइएबल होनी चाहिए, मतलब हम उसको वेरीफाइड कर सके। अभी मैंने इसका एग्जांपल एक आपको दे दिया था, एक अकाउंटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अकाउंट में अपने में दिखा रखा है कि हमने इंटरेस्ट पेड किया है, ठीक है। तो आपके पास मान लीजिए आपने 5000 का इंटरेस्ट पेड किया है, तो आपके पास प्रूफ होगा कुछ, ठीक है, कि भाई हमने, भाई आपने कोई स्लिप वगैरह ली होगी। जैसे हम परचेजिंग करते हैं, ठीक है, परचेजिंग करते हैं जब हम किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, तो आपको बिल बना के देते कि नहीं देते, वो प्रूफ होता है कि भाई हमने यहाँ से इतनी परचेजिंग की है, ठीक है। तो ऐसा कोई बिल होगा आपके पास, या आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, मान लीजिए आपने लैंड खरीदी है, ठीक है, जितने की भी खरीदी है, 10 लाख की, 20 लाख की, 1 करोड़ की, कितने की भी खरीदी, तो आपके पास उसके उससे रिलेटेड दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होंगे कि नहीं होंगे, कि हाँ भाई ये परचेजिंग की गई है। और आजकल तो सारा काम ऑनलाइन ही होता है। आपने कोई मशीनरी खरीदी है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होगा कि नहीं होगा, आपके पास बिल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो ये है रिलायबिलिटी, मतलब जो भी आपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी है, बनाई है, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए और वेरीफाइएबल होनी चाहिए। कि भाई अगर हमने दिखाया है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कि हमारी मशीनरी इतने की है, तो आपके, अगर कोई आपके चेक करने के लिए आ जाए कि बताइए भैया इतने की मशीनरी कैसे, तो आप कैसे प्रूव करोगे, डॉक्यूमेंट्स दिखाकर प्रूव करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। ऐसे ही आपने बिजली का बिल पे किया है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनमें तो बिजली का बिल भी बहुत ज्यादा आता है, तो कैसे प्रूफ करोगे उसको, भाई बिजली के बिल दिखाओगे, ठीक है, कि हमने ये पे कर दिए हैं, ओके। तो ये होती है रिलायबिलिटी, क्लियर है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो फर्स्ट हो गया आपका, ये फैक्चुअल होनी चाहिए और वेरीफाइएबल होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तभी कैसे होगा, वो रिलायबल होगा, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो फैक्चुअल होनी चाहिए और वेरीफाइएबल होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट है वेरीफाइबिलिटी मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, सच इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स सच एज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था भाई सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होंगे, जहां से वो खर्चा पैदा हुआ है, जहां से वो निकला है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो आपके प्रूफ हो गए, तो उसको हम वेरीफाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सच एज परचेज इनवॉइस, जैसे हमने परचेजिंग की तो परचेज इनवॉइस होता है कि भाई इतने का सामान है और इतनी इसमें आइटम्स है, तो एक आइटम की ये कीमत है, तो मतलब टोटल कीमत इतनी हो गई, ठीक है।
सेल्स इनवॉइस इसी तरह से सेल्स इनवॉइस है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स हो गए आपके, क्लियर है। तो वेरीफाइबिलिटी का मीनिंग क्या है कि जो भी हमारे इंफॉर्मेशन हमने दी है वो डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो, तभी वो क्या होगी, रिलायबल होगी। ओके ओके। सम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मोस्ट रिलायबल वाइल अदर्स आर नॉट। अब कुछ तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं, जब से हमने भाई कोई भी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रख लिया हमारी मशीनरी इतने के, तो रिलायबल होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उसका क्या है, परचेज इनवॉइस है हमारे पास उसका, ठीक है। बिजली का बिल आपने दिया है वो भी रिलायबल है, क्योंकि आपके बिजली के बिल होते हैं आपके पास, ठीक है, कि हमने इतने का पे किया है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जो ज्यादा रिलायबल नहीं होते, ज्यादा उनको हम अच्छे से वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब उसके एग्जाम्पल देख लीजिए भाई। एग्जाम्पल है, असेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम प्रॉपर्टी डीड्स। प्रॉपर्टी दस्तावेजों से हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से। ऑन द अदर हैंड डेप्रिसिएशन, अब आपने अपनी मशीनरी पर, ठीक है, मशीनरी ली है कोई आपने, ठीक है, आप अब कंपनीज में क्या होता है भाई, मशीनरी ये तो नहीं है कोई सस्ती आई होगी, कम से कम 10 लाख की 20 लाख की ऐसे आई होगी। अब मान लीजिए ये 10 साल काम करेगी, ये सब क्या, ये पर्सनल जजमेंट होता है कि भाई 10 साल काम करेगी, ये नहीं है वो फिक्स 10 साल ही काम करेगी, वो 11 साल भी काम कर सकती है, 15 भी कर सकती है, या हो सकता है वो 8 साल ही चले, लेकिन हम एस्टिमेट लगा दें कि वो 10 साल काम करेगी। तो हम क्या करेंगे भाई, जो 10 लाख रुपए की हमारी मशीनरी आई है उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और डेप्रिसिएशन एक अकाउंट बनाएंगे, रिजर्व बनाएंगे, और उसमें हर साल इस 10 लाख रुपए को हम 10 साल में डिवाइड कर देंगे, और उसकी राशि को हम इस अकाउंट में डालते जाएंगे। क्यों डालते जाएंगे, जब 10 साल बाद ये मशीनरी यूजेबल नहीं रहेगी, तो इस अकाउंट से, इस रिजर्व से हम वो पैसे जो हमने इसमें हर साल डाले थे वो ले लेंगे और नई मशीनरी परचेज कर लेंगे। क्लियर है। लेकिन अब वो कितनी राशि हम इस अकाउंट में डाले, इस रिजर्व में हर साल कितनी राशि डाले, ये किससे ये कैसे वेरीफाई होगा, इसके लिए तो हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो वही वो कह रहा है कि कुछ तो असेट्स को तो हम वेरीफाइड कर सकते हैं, भाई मशीनरी आपने खरीदी है, लेकिन डेप्रिसिएशन आपने लगाई है फिक्स असेट्स पर, उसे आप इंडिपेंडेंटली, क्लियरली उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किस पर बेस होती है, ये पर्सनल जजमेंट पर बेस होती है। आपका अकाउंटेंट या फिर मैनेजर ये डिसाइड करेगा कि भाई इसका जो रिजर्व है, डेप्रिसिएशन है, वो कितनी हर साल काटी जानी चाहिए, कितनी उस अकाउंट में डाली जानी चाहिए। क्लियर है। ओके, तो यही उसमें कह रहा है, एक बार रीड कर लेते हैं। एसेट्स सच एज लैंड बिल्डिंग कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम प्रॉपर्टी डीड्स, वही मैंने कहा था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड असेट्स कैन नॉट बी वेरीफाइड इंडिपेंडेंटली, उसको आप क्लियरली वेरीफाइड नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, क्योंकि उसके लिए तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको असेट्स भी चाहिए होगी ना, आपने मशीनरी पर अगर लगाए तो आप सिर्फ डेप्रिसिएशन को अलग से आप वेरीफाइड नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए होगा, जिस चीज पर डेप्रिसिएशन लग रही है उसकी वैल्यू भी आपको दिखानी होगी, तभी आप वेरीफाइड कर सकते हो। एज इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, क्योंकि ये किस पर बेस होती है, पर्सनल जजमेंट पर बेस होती है। अब एक अकाउंटेंट आपने कह रहा है कि भाई ये 10 साल चलेगी, हो सकता है दूसरा आपने अपॉइंट किया वो कहे नहीं जी नहीं 11 चलेगी, तो ये पर्सनल जजमेंट होता है, वो अपने आप एस्टिमेट लगाते हैं, अपना अनुभव से काम करते हैं इसमें, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हो गया आपका रिलायबिलिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड है आपका रेलिवेंस। रेलिवेंस होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रासंगिक। प्रासंगिक मीन्स हम इसको रिलेटिव भी बोल देते हैं कि भाई वो उससे संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई भी आपकी कंपनी है, अब जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, रेलिवेंस होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो बिजनेस है उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ ना कुछ पर्पस होगा। आपने जो खोला है भाई हमें ये सब करना है, हमें प्रॉफिट्स कमाने हैं, या फिर हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, भाई आज हमने इस बाजार में बिजनेस किया है, कल हमने इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना है। ये अलग अलग टाइप के उद्देश्य होते हैं, भाई सेल हमारी इतनी है तो फ्यूचर में हमें उसे इतना बढ़ा देना है, ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है। या फिर कुछ बिजनेस ये होते हैं भाई आज जो पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं कि भाई हमें इस साल हमने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं, अगले साल हमें यहाँ पे अपनी सेवाएं देनी है, ठीक है। तो रेलिवेंस होनी चाहिए, जो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उद्देश्य हैं जो आपके बिजनेस के, उनसे क्या होने चाहिए, संबंधित होने चाहिए। ये नहीं आपके उद्देश्य तो हैं सेल्स को बढ़ाने के, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ और ही कह रही है, उसमें कहीं सेल का जिक्र ही नहीं, जिक्र आपने किया ही नहीं है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसके बारे में। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है,
जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन दी है वो कैसी होनी चाहिए, आपके बिजनेस से रेलिवेंस होनी चाहिए, संबंधित होनी चाहिए। ये नहीं बिजनेस तो रिलेटेड है किसी और चीज से, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी और चीज की, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से उसको रिलेटेड होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए। अगला है अननेसेसरी और इररिलेवेंट। अननेसेसरी जो जरूरी ना हो, ठीक है, ये नहीं आप छोटे छोटे आप सैलरी को भी दिखाओ, भाई मैंने सैलरी इतनी पेड की है, मैंने वेजेस इतनी दी हैं, मैंने जो किराए पे रेंट पे इतना आपका वो एक्सपेंस किया है। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं, इनको टोटल रूप में से दिखाया जाता है कि टोटल आपके एक्सपेंसेस इतने हैं, प्रॉफिट्स इतने हैं, आपकी इनकम इनकम इतनी है, आपके रिवेन्यू इतने हैं, इस तरीके से दिखाया जाता है। ये नहीं छोटी छोटी, तो अननेसेसरी जो जरूरी नहीं है दिखाना, ठीक है, उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ना दिखाया जाए। और इररेलीवेंट जो उससे प्रासंगिक नहीं है, जो आपके ऑब्जेक्टिव से संबंधित नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाना चाहिए। अननेसेसरी जो जरूरी नहीं है और जो संबंधित नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, उस इंफॉर्मेशन को हमें दिखाना नहीं चाहिए। क्या फायदा भाई बिना वजह उसमें और ज्यादा उसे बढ़ा करके, जो जो हमारे लिए यूजेबल ही नहीं है उसको बढ़ा करके क्या फायदा मिलेगा, कुछ नहीं। और बल्कि टाइम वेस्ट होगा उसको ज्यादा बढ़ाने में, आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और भाई जो पढ़ने वाला है वो भी कहेगा कि भाई क्या इन्होंने फालतू फंड का दे रखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, और सिर्फ यूजेबल, नेसेसरी जो जरूरी है, हाँ भाई इसको इसमें डालना जरूरी है, वही इंफॉर्मेशन हमें उसमें डालनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी हेल्पफुल, और ये किसके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए, भाई जो यूजर्स थे, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था भाई कौन कौन से यूजर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, पब्लिक होती है, क्रेडिटर्स होते हैं। उनके लिए ये यूजफुल होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए, इस तरह की हमें ये इंफॉर्मेशन बनानी चाहिए जिससे वो क्या कर सके, डिसीजन ले सकें, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया इसने, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन प्रीवियस ईयर इज रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टर्स। अब लास्ट ईयर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था पिछली वीडियो में कि आपकी कंपनी में जितने पैसे हैं आप खुद नहीं लगाते हैं उनको, भाई बड़े बड़े बिजनेस होते हैं तो आप पब्लिक के लिए शेयर इश्यू कर देते हो, ठीक है। अब पब्लिक ने उसमें पैसा लगा दिया, ओके। अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, आपने इंफॉर्मेशन दी कि भाई लास्ट ईयर हमने 5% या 10% की रेट से डिविडेंड दिया है, यानी कि शेयर जिन्होंने खरीदे हैं उनको हमने लाभ लाभ दिया है, लाभांश दिया है 10% की रेट से या 5% की रेट से, आपने दिखा दिया। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है, रेट अच्छा है, तो क्या होगा, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो और ज्यादा पैसा लगाएंगे, ठीक है, कंपेयर कर सकेंगे भाई लास्ट ईयर इन्होंने अच्छा वो दिया है। जो पैसा नहीं लगाते थे वो भी सोचेंगे कि भाई नहीं ये तो अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, इनका रेट अच्छा है तो हम इसमें पैसा लगाएं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर की ऐसी इंफॉर्मेशन भी हमें उसमें डालनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, उन्हें जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पब्लिक है, वो उसको पता चलेगा कि भाई लास्ट ईयर की इनकी परफॉर्मेंस क्या थी, तो उसके बेस पे वो उसको अपने जो फैसले हैं, अपने डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये उसमें कहा था। और इसका लास्ट है, द अकाउंटेंट शुड स्टडी द नीड्स ऑफ वेरी। अब देखिए भाई ये तो है मैनेजर, ये है ओनर, ये है आपके इन्वेस्टर, ये है आपके गवर्नमेंट, ये है आपकी पब्लिक, ये एम्प्लॉय, ठीक है। क्या इन सब की नीड्स सेम है? हमने पिछली वीडियो में किया था ना कि इनकी नीड्स क्या होती है, क्या इनकी नीड्स सेम होती है? जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग होती हैं। अब भाई जो अकाउंटेंट है वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कैसे बनाएगा, भाई इसके लिए अलग बनाए, इसके लिए तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसे क्या करना चाहिए, अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए कि इन सब की नीड को एनालाइज करना चाहिए, ठीक है, उनको ध्यान से उनको रीड करना चाहिए, उनकी स्टडी करनी चाहिए, फिर इस तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बनाना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पेश करना चाहिए कि इन सब की नीड्स जो जरूरी हैं, जो लगभग सेम हैं, वो सारी पूरी हो जाएं, ठीक है। ये ना हो कि भाई इसकी तो सारी पूरी होगी, इसकी एक भी नहीं हुई। तो इस तरह से उसको प्रेजेंट करना चाहिए कि सबकी नीड्स पूरी हो जाएं और उसमें फालतू अननेसेसरी और रेलिवेंट और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ना हो, ठीक है। फालतू की जो नेसेसरी हो सिर्फ वही इंफॉर्मेशन उसमें डाली जाए, और सबकी नीड्स जो सेम है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द सेम नीड्स हैं, जिससे भाई मान लीजिए प्रॉफिट बता दिए, प्रॉफिट से इसका भी रिलेशन है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी, मोस्ट ऑफ द सबका रिलेशन होता है उससे, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन उसमें डालनी चाहिए जो सारी पार्टीज के लिए यूजफुल हो, हेल्पफुल हो। क्लियर है?
तो रीड करते हैं एक बार। द अकाउंटेंट शुड स्टडी द नीड्स ऑफ वेरियस यूजर्स एंड फाइंड आउट विच इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट टू ऑल द यूजर्स। उसे सभी यूजर्स की नीड्स को क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन मैं डालूं जिससे सभी यूजर्स के लिए क्या हो, वो हेल्पफुल हो, रेलिवेंट हो। ठीक है, क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई थर्ड पॉइंट पे चलें। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके ओके, वी आर हेयर नाउ। तो थर्ड पॉइंट आपका अंडरस्टैंड एबिलिटी। ठीक है भाई, अंडरस्टैंड समझाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब होता है समझ में आनी चाहिए। ठीक है भाई, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, मैंने आपको कोई चीज बोली, ठीक है, कि इधर आओ, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर मैं कोई और लैंग्वेज यूज करूं तो आपको समझ में आएगा। आपने हिंदी इंग्लिश आती है, ठीक है, मैं फ्रेंच लैंग्वेज यूज कर लूँ तो आपको समझ में आएगा? जी नहीं आएगा बिल्कुल भी। ऐसे ही मान लीजिए आपने मैथ नहीं पढ़ा है, आपने मैथ नहीं पढ़ा है, मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं और इस तरीके से बार्स बना के उस इंफॉर्मेशन को दे दो 5% 10%, क्या आपको ये समझ में आ रहे हैं? जी नहीं आ रहे। ठीक है, तो क्या ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हुई? क्या आप इसको समझ गए? नहीं समझे। तो इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पेश की गई है वो इस तरह से होनी चाहिए। क्यों भाई, यूजर्स जो है वो शेयर होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है, पब्लिक भी होती है। ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट में जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं वो पढ़े लिखे हैं, पब्लिक है उसको नहीं आता इतना समझ में इनकी इन्फॉर्मेशन, भाई ये किस तरीके से अपना डाटा पेश कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। शेयर होल्डर्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, कुछ होते हैं जो ब्रोकर से अपना बिजनेस करवाते हैं शेयर्स का, ठीक है, तो वो भी इतने इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं इस डाटा के बारे में। तो हमें इन्फॉर्मेशन इस तरह से देनी चाहिए कि वो यूजर्स को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है, आसानी से वो उसको समझ लें और फिर अपने डिसीजंस ले सकें। क्लियर है? ओके। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच ए वे दैट इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंड बाय यूजर्स, के आसानी से ये सभी यूजर्स को समझ में आए, इस तरीके से हमें इसे अकाउंटेंट को प्रेजेंट करना चाहिए। दिस कैन बी डन by giving relevant explanatory notes to explain the information given in the financial statement। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया कि भाई मैंने बार ग्राफ से अपनी जो रिजल्ट्स हैं वो पेश कर दिया, अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं नोट्स में नीचे डाल दूं कि भाई ये वाला बार ग्राफ इससे रिलेटेड है, ये वाला बार ग्राफ इससे रिलेटेड है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये इतनी है, तो क्या ये समझ में आ जाएगा? जी हाँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई ये इससे रिलेटेड है, इस तरीके का, ये इस तरीके का है। ठीक है, तो वो ये कह रहा है आपने अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इस तरह का वर्ड यूज किया है या कोई कोई भी चीज आपने यहाँ पे दिखाई है तो उसका एक्सप्लेनेटरी नोट नीचे आपको उसमें डाल देना चाहिए कि हमने जो हमने इंटरेस्ट दिया है वो इस रेट से कैलकुलेट किया है, हमने जो स्टॉक है वो इस हिसाब से कैलकुलेट किया है। भाई स्टॉक तो होता ही है कंपनी में, ठीक है, उसको अब साल आपका खत्म हो गया लेकिन स्टॉक अभी भी आपके पास है, तो आपको किस तरीके से आपने उसको वैल्यूएशन किया, किस तरीके से उसको मेजर किया, ये सब भी उसमें हमें एक्सप्लेनेटरी नोट में दिखाना होगा, तभी तो समझ पाएगा भाई ये इस तरीके से कैलकुलेशन करती है। डेप्रिसिएशन है, आपने मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाया, भाई किस तरीके से डेप्रिसिएशन लगाया है, कौन सा मेथड यूज किया है, कई मेथड होते हैं, ठीक है, तो वो उसका एक्सप्लेनेटरी नोट हमें नीचे दे देना है कि इस तरीके से हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया है, जिससे उन्हें आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर है? अगर समझ में नहीं आएगा तो हेल्पफुल कैसे होगी वो इन्फॉर्मेशन और कैसे वो डिसीजन ले लेंगे? तो कैसी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन? समझ में आनी चाहिए, इजीली समझ में आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सप्लेनेटरी नोट्स नीचे दे देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में सच एज उसने दे दिया है, एग्जाम्पल लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाते हो। तो सच एज ए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, भाई डेप्रिसिएशन किस मेथड से हमने कैलकुलेट किया है? एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजर्व, अब रिजर्व भी रखते हैं, मैंने बताया था भाई डेप्रिसिएशन के लिए वो रिजर्व रखती है, इसके अतिरिक्त और भी रिजर्व रखती है कंपनी। ठीक है भाई, फ्यूचर में किसी भी अचानक से सडनली कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसमें रिजर्व रखती है कंपनी उसके लिए कि भाई यहाँ से हम वो पैसा ले लेंगे अचानक से। ठीक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोलते हैं, स्टॉक को कैसे कैलकुलेट किया है, किस मेथड से कैलकुलेट किया है, तो ये भी हमें उसमें एक्सप्लेनेशन नीचे दे देनी चाहिए जिससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंडेबल हो जाए। ओके, तो 3 पॉइंट्स हो गए आपके। ठीक है, पहला था आपका रिलायबिलिटी, सेकंड था रेलिवेंस और थर्ड है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब आ जाइए फोर्थ पॉइंट पर, ज्यादा लंबा नहीं है। फोर्थ है आपका कंपेयरेबिलिटी, कंपेयर करने वाला होना चाहिए। ये इस ईयर की इंफॉर्मेशन डाल दी हमने,
ठीक है, और ये इस ईयर की इन्फॉर्मेशन डाल, ये लास्ट ईयर की डाल दी और ये इस ईयर की डाल दी। लास्ट ईयर में हमारे प्रॉफिट हैं 5 करोड़ रुपए, इस साल है हमारे 6 करोड़ रुपए। ठीक है, लास्ट ईयर हमारी असेट्स थी 7 लाख की, इस साल है हमारी 6 लाख की असेट्स। तो इस तरीके से क्या होगा, क्या हो जाएगा, आपने वो पढ़ी होगी ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक्स पढ़ी होगी आपने। खैर आपने कहाँ पर, वो 9th क्लास के मैथ में है स्टैटिक्स, आपका बार ग्राफ वगैरह उसमें बनाते हैं, वो आपने शायद पढ़ी होगी अगर याद हो तो उसमें 2 साल के आपके डाटा दे दिए, तो क्या कर सकते हो भाई, इस साल इसकी प्रॉफिट बढ़े हैं, इस साल इसकी असेट्स कम हुई है, कंपेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब सिर्फ कंपेयर करने से क्या फायदा होगा भाई, जो यूजर्स होंगे उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये कंपनी ग्रोथ कर रही है कि ये डाउन जा रही है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसे सब्सिडी देनी है कि नहीं देनी है, पॉलिसीज क्या बनाए इससे रिलेटेड। ठीक है, क्रेडिटर्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसे आगे हमें क्रेडिट देना है, उधार माल देना है कि नहीं देना है। क्लियर है। अब ये तो हो गई सिर्फ एक कंपनी की बात। अब भाई जब एक इंडस्ट्री होता है, उद्योग, ठीक है, मान लीजिए चीनी उद्योग है, चीनी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, उसमें बहुत सारी फर्म्स काम करती हैं। ठीक है, एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म काम करती हैं। अब अगर हम इस इंडस्ट्री ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश किया, ठीक है, अब हमने इस फर्म ने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, पब्लिश कर दिया। अब इस कंपनी ने भी कर दिया। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये कंपनी ज्यादा अच्छा कर रही है कि ये ज्यादा अच्छा कर रही है, ये वीक है या ये वीक है, ये स्ट्रांग है कि इसका क्या चीज स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब किस आइटम को लेकर ये स्ट्रांग है, किस आइटम को लेकर ये स्ट्रांग है, जिससे हम पता लगाएंगे कि भाई हमें इन्वेस्ट कैसे करना है। मैनेजर्स भी ये काम करते हैं भाई, अपने कंपनी के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको दूसरी कंपनी के रिजल्ट से वो कंपेयर करते हैं, तो कंपेरेबिलिटी से क्या बढ़ता है, हमें पता चलेगा कि भाई हमारा वीक पॉइंट क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, जिससे हम अपनी वीकनेस पर काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और स्ट्रॉन्ग करके, और भाई हम अपने जो आपका उसमें कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन तो होता ही है बाजार में, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, अब यही है, एक बार रीड कर लेते हैं इसको। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर अलोंग विद द फिगर्स ऑफ करंट ईयर। यही मैंने कहा था कि प्रीवियस ईयर के फिगर्स के साथ करंट ईयर के फिगर्स भी उसमें दिखाने चाहिए, जिससे क्या होगा, वी कैन कंपेयर बोथ ईयर परफॉर्मेंस, हम दोनों ईयर के परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन रिवील्स द स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी जो होती है उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और वीक पॉइंट को दिखा सकते हैं कि भाई हम पता लगा सकते हैं कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा, यहाँ हमने इंक्रीमेंट हुआ है और यहाँ हमारे डिक्रीज हुए हैं फिगर्स। ठीक है, कंपैरिजन कैन बी पॉसिबल इन डिफरेंट फर्म्स ऑफ द सेम इन द सेम इंडस्ट्री। भाई एक इंडस्ट्री है, चीनी मिल का भी है, मैंने एग्जांपल दिया था, उसकी डिफरेंट फर्म्स हैं। ठीक है, फॉर्म तो फर्म्स का भी हम क्या कर सकते हैं, उनके बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं। क्लियर है, ओके। तो लास्ट है अब आपका फेथफुल प्रेजेंटेशन। फेथफुल होनी चाहिए, जो आपने प्रेजेंटेशन की है वो फेथफुल होनी चाहिए, ये नहीं आपने उसमें झूठा सच्चा कुछ भी अपने मन से कोई भी फिगर डाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो फेथफुल होनी चाहिए, क्योंकि उसी के बेस पे तो सब क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे। अगर उनके डिसीजन गलत हो गए, आप एक साल गलत हो गए, तो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएंगे, आपकी गुडविल कम हो जाएगी, वो लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, फेथफुलनेस होनी चाहिए, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ठीक है, तो यही है इसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी ट्रू एंड फेयर, इट शुड बी प्रेजेंट इन फेयर एंड ट्रू व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन और जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उनके बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। ऐसा ना हो कि उसके बाद उसमें आपने कुछ भी अपने मन से कोई भी वो डाल दी और फिर आप उसे वेरीफाई नहीं कर पाए, तो आपका क्या होगा, क्या होगा बताइए। नेक्स्ट ईयर क्या वो लोग आप पे भरोसा करेंगे, क्या आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, क्या जो क्रेडिटर्स है वो आपको उधार माल देंगे, क्या बैंक है वो आपको लोन देगी, बिल्कुल नहीं देगी। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, फेथफुल होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी कंप्लीटेड आल्सो। अब सिर्फ ये ना हो कि भाई वो फेथफुल है, ठीक है, उसको कंप्लीट भी होना चाहिए, तभी तो क्या होगी, वो यूजेबल होगी आपके लिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट है आपका रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबल होनी चाहिए, वेरीफाइएबल होनी चाहिए, और नेक्स्ट है आपका रेलिवेंस होनी चाहिए, भाई आपके जो उद्देश्य हैं उनसे रेलिवेंट होनी चाहिए, सभी के लिए वो इन्फॉर्मेशन कैसी हो, यूजेबल हो। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं, उसके लिए हमें एक्सप्लेनेटरी नोट्स देने चाहिए नीचे। कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, कंपेयर कर सके प्रीवियस ईयर के डाटा को करंट ईयर के डाटा से।
और है फेथफुलनेस होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय तब तक के लिए। ओके, सी यू।